नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश दवे, आपका फ्रेंड और इकोनॉमिक्स ट्यूटर। एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हम लोग पॉवर्टी चैप्टर समझ रहे हैं, उसमें मैंने आपको पिछली बार इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी याद रखने की एक टेक्निक समझाई थी, एक शॉर्ट फॉर्म समझाया था, एल क्यूब एम डी पी एच ई स्क्वायर यू एच। अब बोर्ड की एग्ज़ाम में ड्यू टू पेंडेमिक ऑफ कोरोना वायरस, क्योंकि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि कुछ टॉपिक्स आपके ओमिट होंगे, तो उसमें से और ये मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा कि जो ओमिट किया है उसमें से एक टॉपिक ये भी है, इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी। दोस्तों, ये नॉलेज के लिए और वैसे भी ये समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, जब गवर्नमेंट ने अभी तक कोई प्रेस नोट या तो कोई भी उन्होंने नोटिस नहीं भेजी थी ये टॉपिक ऑमिट करने के लिए, तब मैंने आपको पिछले वीडियो में ये बताया था कि ये टॉपिक 99% बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है। लेकिन हालांकि अब इसको ऑमिट कर दिया है, लेकिन फिर भी मैं इस टॉपिक को आपको समझाना चाहता हूँ ऊपर ऊपर से। तो आप लोग टेक्स्ट बुक लेकर आंकड़े के साथ, डेटा के साथ इसको अच्छे से समझना, आपके नॉलेज के लिए समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। और एक बात, आज वीडियो के साथ पॉसिबल नहीं है, तो प्लीज़ आप ऑडियो के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके अच्छे से समझना। दोस्तों, एल क्यूब एम डी पी एच ई स्क्वायर यू एच में जो सबसे पहला इंडिकेटर है वो है लो पर कैपिटा हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दोस्तों, बाहर के जो कंट्रीज़ है, सबसे पहले तो हमें अगर इनकम जाननी हो या तो प्रति व्यक्ति आय जाननी हो या प्रति व्यक्ति खर्चा जानना हो, जैसे यहाँ पर हमें पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जानना है कि प्रति व्यक्ति खर्चा कितना करता है, एक इंसान एवरेज देश में कितना खर्चा करता है। क्योंकि हम जितना खर्चा कर पाते हैं ना, उस पर हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिपेंड होता है। इससे हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो, अगर मान लो कि दोस्तों मैं ज़्यादा खर्चा कर पाता हूँ तो मैं ज़्यादा चीज़ें यूज़ कर पाऊंगा, मैं ज़्यादा सर्विसेज एक्वायर कर पाऊंगा। लेकिन अगर मान लो मैं ज़्यादा खर्चा नहीं कर पाता हूँ, और खर्चा इंसान तभी कर पाता है दोस्तों जब उसकी इनकम होगी, तो इसलिए यहाँ पर इनडायरेक्टली तो बात इनकम पे ही आ जाती है। मैं ज़्यादा खर्चा कब कर पाऊंगा? जब मेरी इनकम ज़्यादा होगी। और मैं ज़्यादा खर्चा कब नहीं कर पाऊंगा? जब मेरी इनकम ज़्यादा नहीं होगी। तो दोस्तों, डेवलप्ड कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़ जैसे इंडिया है, हम जब कंपेरिजन करते हैं तो वहाँ पर, और दोस्तों कंपैरिजन एक ही स्टैंडर्ड में होना चाहिए। इसलिए जब भी हम पर कैपिटा इनकम या पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ढूंढते हैं, तो सबसे पहले हर एक देश की जो इनकम है या हर एक देश का जो पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, उसको डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम डॉलर में कन्वर्ट करके अगर हर एक देश में एवरेज अगर खर्चा गिनते हैं, तो अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, ये सब देशों का जो पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, पर पर्सन जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, वो 20,000 to 30,000 डॉलर के आसपास है। और हमारे देश में ये $725 to $735 के आसपास ही है। तो सोचो कितना खर्चा कम कर पाते हैं हमारे यहाँ पर। तो पर कैपिटा इनकम कम होने की वजह से हमारे देश में पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बहुत कम है, प्रति व्यक्ति खर्चा हम लोग कम कर पाते हैं। तो इसकी वजह से वहाँ के लोगों का डेवलप्ड कंट्रीज़ में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छा होता है, यहाँ पर इतना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा नहीं है। और क्योंकि हम खर्चा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारी इनकम इतनी नहीं है, पर कैपिटा इनकम इतनी नहीं है, जो क्या इंडिकेट करता है दोस्तों? गरीबी, पॉवर्टी। इसलिए ये इंडिकेटर से ये बताते हैं कि कितनी गरीबी है हमारे देश में। सेकेंड है दोस्तों, लेवल ऑफ माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन एक ऐसी स्थिति है दोस्तों, कुपोषण बोलते हैं इसको। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें इंसान को इनफ क्वांटिटी में, ज़रूरी मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, मतलब इतना भी खाना नहीं मिलता है कि जिससे उसके बॉडी को जो रिक्वायर्ड होता है, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, कैलोरीज, कार्बोहाइड्रेट, ये सब कुछ भी नहीं मिल पाता है, मतलब मिनिमम लेवल पर भी नहीं मिल पाता है। और उसकी वजह से अलग अलग डिसीज़ होते हैं। और ख़ास करके गांव में, हमारे देश में खास करके गांव में जो महिलाएं हैं, उनमें ये माल न्यूट्रिशन का लेवल बहुत ही ज़्यादा है। और ये बहुत ही ये अच्छी बात नहीं है। क्यों दोस्तों? क्योंकि अगर मान लो फीमेल्स में ज़्यादा माल न्यूट्रिशन, कुपोषण का प्रमाण है, तो जब बेटा होगा या बेटी होगी, या जो भी उनको जब
उनको कोई भी, जब वो प्रेग्नेंट होगी और जब लड़का या लड़की कोई भी होगा, तो जब फीमेल ही मेल न्यूट्रिशन, जब वो ही कुपोषित होगी तो आने वाले बच्चे के ऊपर भी इसका सीधा इफेक्ट होगा। तो इसलिए ये अच्छी बात नहीं है। माल न्यूट्रिशन मतलब ऐसी स्थिति जिसमें इंसान को जितना खाना चाहिए उतना भी उनको खाना मिलता नहीं है, प्रोटीन, विटामिन, कैलोरीज नहीं मिलते। आज भी हमारे देश में, आप टेक्स्ट बुक में से डेटा देख लेना दोस्तों, आज भी हमारे देश में 15% के आसपास टोटल पॉपुलेशन का 15%, मतलब दोस्तों करोड़ों में ऐसे लोग हैं जिनको अच्छा खाना भी नहीं मिल पाता है, जिनको रिक्वायर्ड जो भी कैलोरी है, प्रोटीन है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, वो नहीं मिल पाते हैं। जो क्या इंडिकेट करता है दोस्तों? पॉवर्टी। इसलिए दूसरा इंडिकेटर है लेवल ऑफ माल न्यूट्रिशन। तीसरा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। दोस्तों ये जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, अपेक्षित आयु, ये 4-5 चीज़ों के ऊपर निर्भर होता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन्स, जैसे सेकंड चैप्टर में मैंने आप लोगों को समझा था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या होता है। अ चाइल्ड इज एक्सपेक्टेड, नंबर ऑफ ईयर्स अ चाइल्ड इज एक्सपेक्टेड टू लिव एट द टाइम ऑफ बर्थ इज नॉन एज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। कोई भी बच्चा, मतलब किसी भी देश में कोई भी बालक जब जन्म लेता है तो वो कितना आयु, मतलब कितना जीवन गुजार पाएगा, उसकी अपेक्षा को क्या बोलते हैं हम? अपेक्षित आयु। और ये हर एक देश में कैसे ढूंढी जाती है? तो अलग अलग एज पे जितने लोग मर जाते हैं उन सब की एज का सम करके डिवाइडेड बाय उतने लोग, तो हमें एवरेज यहाँ पर एक्सपेक्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी मिल जाती है। अब ये किसके ऊपर डिपेंड होता है दोस्तों? सबसे पहले तो हर एक इंसान को हर एक इंसान को न्यूट्रिशियस फूड मिलता है कि नहीं मिलता है, पीने का शुद्ध पानी मिलता है कि नहीं मिलता है। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर एक इंसान को चाहे कितना भी गरीब हो उसको हेल्थ फैसिलिटीज़ कैसे मिलती है, इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो अगर मान लो हमारे देश में अगर खाना नहीं मिलता है, जैसे लेवल ऑफ मेल न्यूट्रिशन में मैंने आप लोगों को बताया, बहुत सारे लोग हैं जिनको खाना भी नसीब नहीं होता है 2 वक्त का, और प्रोटीन, विटामिन, कैलोरीज नहीं मिल पाते हैं। हमारे देश में गरीब लोगों को पैसे के अभाव की वजह से अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती है। इसकी वजह से हमारे देश में दूसरे देशों की कंपैरिजन में हमारे देश में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 68 ईयर से बहुत ही कम है। दूसरे देशों की, डेवलप्ड कंट्रीज़ की अगर कंपैरिजन करें, इवन डेवलपिंग में श्रीलंका की भी कंपैरिजन करें, तो भी हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है। सामने इन्फेंट मोर्टालिटी रेट जो है, जो हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ बताता है, बाल मृत्यु दर, 1 साल के अंदर जितने भी बच्चे, एक एवरेज 1000 बच्चों में से जितने बच्चे 1 साल के अंदर ही मर जाते हैं उसको हम इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, बाल मृत्यु दर कहते हैं। ये भी 3-4 फैक्टर के ऊपर डिपेंड है, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर है हेल्थ फैसिलिटीज़, कि हमारे देश में हेल्थ फैसिलिटीज़ कैसे मिलती है गरीब से गरीब इंसान को, उसके ऊपर इन्फेंट मोर्टालिटी रेट डिपेंड करता है। प्रेगनेंसी के वक्त कैसी हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलती है हमारे देश में महिलाओं को, इसके ऊपर भी इन्फेंट मोर्टालिटी रेट डिपेंड करता है। तो हमारे देश में इन्फेंट मोर्टालिटी रेट जो एवरेज 1000 में से गिना जाता है, दोस्तों हमेशा याद रखना, बर्थ रेट, डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, ये सारे जो रेट है ना, ये परसेंटेज में नहीं गिने जाते, ये एवरेज 1000 में से गिने जाते हैं। तो इसलिए इन्फेंट मोर्टालिटी रेट जो हमारे देश में है, बाकी सब दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज में 1 डिजिट में है, कहीं पर 2 है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, कहीं पर 5 है। हमारे देश में एवरेज 1000 में से 39 है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, मतलब एवरेज 1000 बच्चों में से 39 बच्चे मर जाते हैं, 39 बच्चे मर जाते हैं। तो दोस्तों ये इन्फेंट मोर्टालिटी रेट बहुत ज़्यादा है हमारे देश में, जो क्या इंडिकेट करता है कि गरीब इंसानों को, कुछ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है, जिनको अच्छा खाना नहीं मिलता है, इसकी वजह से इन्फेंट मोर्टालिटी रेट ज़्यादा है। पीने का शुद्ध पानी नहीं मिलता, इसकी वजह से इन्फेंट मोर्टालिटी रेट ज़्यादा है। और ये क्या इंडिकेट करता है दोस्तों? पॉवर्टी। तो इसलिए तीसरा लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। फोर्थ है मेडिकल फैसिलिटीज़। दोस्तों डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो डॉक्टर, मतलब कोई भी देश हो उसमें डॉक्टर्स, नर्स, कंपाउंडर्स, ये सब कितने अवेलेबल है? तो डेवलप्ड कंट्रीज़ में 250 से 350 लोगों, एवरेज 250 से 350 लोगों में एक डॉक्टर अवेलेबल है, जबकि हमारे जैसे देश में 6000 की पॉपुलेशन के ऊपर एक डॉक्टर अवेलेबल है एवरेज। और उसमें भी आप सबको पता है कि जब हम शहर में रहते हैं तो कोई प्रॉब्लम आता नहीं है, लेकिन जो छोटे छोटे गांव है और जो बड़े भी गांव है वहाँ पर
डॉक्टर्स की, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स की, इन सब चीज़ों की बहुत ही कमी है। तो एक तो ऑलरेडी हमारे देश में डॉक्टर्स, नर्स, कंपाउंडर्स की कमी है डेवलप्ड कंट्रीज़ के मुकाबले, और उसमें भी अनइक्वालिटी। शहर में फैसिलिटीज़ ज़्यादा मिलती है, गांव में बहुत ही कम मिलती है। वहाँ पर फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं मिलती, बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है। तो और छोटे छोटे गाँव में तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए। तो इसकी वजह से हमारे देश में कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज़, हमारे देश में जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो कम मिलती है, और इसकी वजह से जो गरीब लोग हैं वो बहुत सारे डिसीज से सर्वाइव करते हैं पूरी ज़िंदगी में अपने। मतलब गरीब लोग जो है उनको बहुत सारे रोग होते हैं, और अगर मैं हमें कुछ ऐसे रोग हैं जिसमें पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो रोग है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में है, जैसे टीबी है, जैसे स्किन रिलेटेड जो डिसीज़ है, एड्स है। इन सब में डेवलपिंग कंट्रीज़ में 90% जो पेशेंट्स है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में है, जो क्या इंडिकेट करता है दोस्तों? पॉवर्टी। मैं फिर से बोल रहा हूँ दोस्तों, नॉलेज के लिए ये टॉपिक समझना बहुत ज़रूरी है, और मैं ऐसा प्रेफर करता हूँ कि आप एक बार टेक्स्ट बुक में से डेटा के साथ इसको पढ़ें। तो मेडिकल फैसिलिटीज़ ये भी इंडिकेट करता है पॉवर्टी। ड्रिंकिंग वाटर, पीने का शुद्ध पानी। दोस्तों जीवन जीने के लिए कितना ज़रूरी है पीने का शुद्ध पानी। और आप लोगों को शायद ये पढ़ते हुए या ये समझते हुए शायद आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि इसमें क्या बड़ी बात है पीने का पानी, लेकिन दोस्तों आज भी भारत के बहुत सारे गाँव में पीने का शुद्ध पानी घर तक नहीं पहुँचा है। उनको नदी, तालाब, कुएँ, इन सब के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। और बहुत सारे गरीब लोग ऐसे हैं कि जिनको आज भी पॉल्यूटेड वाटर पीना पड़ता है मजबूरी में, जिनको पीने का शुद्ध पानी भी नहीं मिलता है। ये तो हम खुशनसीब है कि हमें घर पे, और वो भी ट्रीटेड वाटर मिलता है। अब हमारे देश में 28% लोग ऐसे हैं कि जिनको ट्रीटेड वाटर नहीं मिलता है, जिनको कहीं पर से, मतलब पॉल्यूटेड वाटर कहीं पर से मतलब वो लोग लाते हैं और उनको मजबूरी में पीना पड़ता है। तो सोचो, जिस देश में इतने सारे लोगों को अगर पीने का शुद्ध पानी नहीं मिलता है, तो दोस्तों वो क्या इंडिकेट करता है? वो इंडिकेट करता है पॉवर्टी। L3MD, अपी, प्रोविज़न ऑफ टॉयलेट्स, बहुत ज़रूरी रिक्वायरमेंट है। जैसे पीने का पानी रिक्वायरमेंट है, वैसे टॉयलेट ये भी एक रिक्वायरमेंट है। और आप सब लोग, मैंने पिछली बार भी बोला था कि आप सब लोगों ने मूवी देखा ही होगा, आप सब लोगों ने, और बहुत अच्छा समझाया उस मूवी में। अगर समझना है किसी भी इंसान को तो वो कहीं से भी समझ सकता है, पॉजिटिव बातें कहीं पर से भी हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो उस मूवी में बहुत अच्छा समझाया है टॉयलेट के बारे में, अवेयरनेस, तो जागरूकता उस मूवी में बहुत अच्छा समझाया है। बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है, बहुत अच्छा मॉरल मिला है हमें उस मूवी में से। तो दोस्तों हमारे देश में आज भी ऐसे है घर, जैसे 34% स्लम्स, झोपड़पट्टियाँ ऐसी है जहाँ पर टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं है। तो सोचो दोस्तों कि बिना टॉयलेट की फैसिलिटी जब वो बाहर खुले में जाते होंगे, तो उसकी वजह से एक बहुत ही मस्त लाइन लिखी है बुक में, टेक्स्ट बुक में, इसकी वजह से गंदगी बढ़ती है और इसकी वजह से हमारे देश की प्रोडक्टिविटी कम होती है। अब आप बोलोगे सर इससे प्रोडक्टिविटी का क्या लेना देना है? अब दोस्तों जितनी गंदगी ज़्यादा होगी इतने डिसीज़ ज़्यादा होंगे, और डिसीज़ ज़्यादा होंगे तो जिस इंसान को डिसीज़ है, जिसको रोग है, वो काम पर नहीं जा पाएगा, और जितने कम इंसान काम पर जाएंगे उतनी प्रोडक्टिविटी क्या होगी? कम होगी। तो इसकी वजह से यहाँ पर ऐसा लिखा है। तो हमारे देश में आज भी टॉयलेट की कमी है, और बहुत सारे कमी है, मतलब बहुत सारे गांव और बहुत सारे घर ऐसे हैं जहाँ पर टॉयलेट नहीं है, जो क्या इंडिकेट करता है? पॉवर्टी। उसके बाद है हाउसिंग। आप सब लोगों ने दोस्तों रेलवे स्टेशन, रेलवे की जो पटरियाँ है उसके आसपास, नदी के आसपास, जो भी इंडस्ट्रियल एरिया है उसके आसपास आप लोगों ने देखा होगा, ब्रिज के नीचे आपने देखा होगा कई बार, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, और ऐसे में उनको कच्चे मकान में या तो झुपड़पट्टियाँ बांधकर या तो ब्रिज के नीचे इस तरीके से उनको गुजारा करना पड़ता है। दोस्तों मकान की कमी हमारे देश में, कुछ लोग मकान में तो रह रहे हैं लेकिन कुछ मकान रहने लायक भी नहीं है। बहुत से छोटे से रूम में 8-8, 10-10 लोग रहते हैं मुंबई की चालियों में, और ये सब आपने या तो मूवी में देखा होगा, और रियलिस्टिक में अहमदाबाद में भी कई जगह प्रैक्टिकली आपने ऐसा देखा होगा कि बहुत छोटे घर में बहुत ज़्यादा लोग मजबूरी में रहते हैं। और गाँव में और शहर में कुछ मकान ऐसे भी है जहाँ पर पीने की पानी की फैसिलिटी नहीं है, एक स्विच बोर्ड भी नहीं होता है घर में, यानी इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी नहीं है, कच्चा मकान होता है। तो रहने लायक मकानों की हमारे देश में बहुत कमी है। 60 करोड़ लोग
और ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है, 60 करोड़ लोग ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर उनके स्वास्थ्य को खतरा है, जहां पर उनको डिसीज हो सकता है, ऐसी पॉल्यूटेड जगह पर। क्योंकि जहां पर झुपड़पट्टियां होती है ना ज़्यादातर दोस्तों, इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास, रेलवे पटरियों के आसपास, और ये बहुत पॉल्यूशन वाली जगह होती है, बहुत गंदगी, बहुत कचरा होता है वहाँ पर, और वहाँ पर ये लोग मजबूरी में रहते हैं। तो 60 करोड़ लोग अपने स्वास्थ्य को नुकसान हो ऐसी जगह पर रहते हैं मजबूरी के चलते, जो क्या इंडिकेट करता है दोस्तों? पॉवर्टी। तो हाउसिंग, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। दोस्तों जिसके घर पे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस होंगे वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर पाएगा, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी हम यूज़ कर पाएंगे उतना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारा अच्छा होगा। तो हमारे देश में कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज, हमारे देश में आज भी पर पर्सन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम है, जो क्या बताता है? पॉवर्टी इंडिकेट करता, क्या इंडिकेट करता है? पॉवर्टी। अब है एजुकेशन, बहुत ज़रूरी है। गरीबी को जो दूर करने का अगर कोई हथियार है तो वो एजुकेशन है, वो है नॉलेज। तो दोस्तों शिक्षण का प्रमाण डेवलप्ड कंट्रीज़ के कंपैरिजन में आज भी हमारे देश में कम है, और जब शिक्षण का प्रमाण कम होता है तो रोजगारी की जो तक, एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है वो कम हो जाती है, और सैलरीज भी कम हो जाती है, मजदूरी करनी पड़ती है। और अगर एजुकेशन का लेवल कम है तो सैलरी कम मिलती है, यहाँ तो काम मिलता ही नहीं है। इससे की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल भी बढ़ता है। तो ये भी गरीबी का एक कारण है। एजुकेशन लेवल हमारे देश में कम होना, ये भी क्या इंडिकेट करता है? पॉवर्टी। उसके बाद अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड प्रॉपर्टी, ये इंडिकेटर एकदम प्रैक्टिकल है। हमारे देश में ये देखने को मिलता है आय की और संपत्ति की असमानता। हमारे देश में एक जगह पर हम लोग ऐसा देखते हैं कि जिनके पास खाने पीने के भी पैसे नहीं हैं, और एक तरफ ऐसे भी लोग हैं कि जिनके पास संसाधन की कमी नहीं है, कुछ भी कमी नहीं है उनके पास, इतने पैसे हैं कि उनकी पीढ़ियाँ की पीढ़ियाँ चले। ऐसे भी लोग हमारे देश में हैं। ये है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड प्रॉपर्टी, और ये भी क्या इंडिकेट करता है? पॉवर्टी। जितना ज़्यादा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा उतनी गरीबी ज़्यादा होगी दोस्तों, और इसको कम करना ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन इस समय में, इस प्रैक्टिकल मैं अगर आपको इसी समय की बात बताऊँ, ये जो कोरोना वायरस का पेंडेमिक है, इसमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। रिचरर गेट्स मोर रिचरर एंड पुअरर गेट्स मोर पुअरर। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ दे सकता हूँ, एग्जाम्पल के साथ भी आपको बता सकता हूँ कि हमारे देश की जो नंबर 1 कंपनी है और हमारे देश का जो नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन है, उसकी संपत्ति में कई गुना बढ़ोतरी हुई है, और जबकि बहुत सारे मिडिल क्लास और बहुत सारे जो लोअर मिडिल क्लास वाले हैं उनकी हालत पेंडेमिक में बहुत ख़राब हो गई है। बहुत सारे बिजनेसेस हमारे देश में बंद हो गए हैं। ये मुझे अभी, ये मैं आपको प्रैक्टिकल समझा रहा हूँ दोस्तों। बाकी मुझे कोई, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, या तो मुझे इसके बारे में डिटेल में मुझे सिर्फ आपको समझाना है। मैं यहाँ पर कोई भाषण नहीं दे रहा हूँ नेता की वजह से, या तो ना तो मुझे कोई वोट चाहिए, लेकिन ये प्रैक्टिकल जो मैं समझ रहा हूँ वो मैं आपको समझा रहा हूँ कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे देश में अभी के समय में बहुत बड़ा है। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड प्रॉपर्टी, ये भी एक इंडिकेटर है पॉवर्टी का। एंड लास्ट है हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी का प्रमाण, मतलब बेरोजगारी का ऊंचा दर, ये भी एक फैक्टर है गरीबी का। क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में काम नहीं मिलता है, और अगर काम नहीं मिलता है तो पैसे भी नहीं मिलेंगे, और पैसे नहीं मिलेंगे तो क्या होगा? गरीबी। प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो पाएगी। हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम क्यों है? हमारे देश में जितने भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है उसका रूट कॉज है हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। जब तक पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट ज़्यादा है, जब तक जनसंख्या ज़्यादा रेट से बढ़ती जाएगी, सामने जो डेवलपमेंट का रेट है वो इतना ज़्यादा नहीं है कि इतनी नौकरियां क्रिएट कर सके, इतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सके। तो हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन एंड सामने लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इससे क्या होगा कि नौकरी मांगने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी, लेकिन सामने उतनी नौकरियां नहीं बढ़ती है, और इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम क्रिएट होता है। लेकिन जितने भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है दोस्तों, उसका जो रूट कॉज है वो है हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। तो ये 11 इंडिकेटर्स L³ MDPH E² UH मैंने आप लोगों को समझाया, जो इंडिकेट करता है कि इंडिया में पॉवर्टी है। अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को एक स्लाइड बनाऊंगा जिसमें कॉजेज और हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, मेजर्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी। मैं ट्राई करूंगा कि दोनों टॉपिक एक साथ कवर करूं, और 1-2 वीडियोज़ में मैं आपका ये चैप्टर कंप्लीट कर दूं बहुत आसानी से। हाँ, इस चैप्टर में आपको ये काम करना पड़ेगा दोस्तों, सब लोगों को, कि आपको टेक्स्ट बुक में से खुद पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा थियोरेटिकल
टिपिकल चैप्टर है। अगर एक एक लाइन में मैं वीडियो में पढ़ाने रहा तो ये चैप्टर है ना, ये 15-20 वीडियो चले जाएंगे और ऐसे वन तक हमारा कोर्स कंप्लीट नहीं होगा। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जब मैं ये चैप्टर समझा रहा हूँ उसके बाद आपको टेक्स्ट बुक लेनी पड़ेगी, और टेक्स्ट बुक लेने के बाद वो सारे पॉइंट्स लर्न करने पड़ेंगे। और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स पे भी कमेंट कर सकते हो, या तो आप मुझे कॉल मैसेज कुछ भी कर सकते हो दोस्तों। तो आज के लिए हम लोग रखते हैं इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय सिया राम।